गुड मॉर्निंग बेटा ये हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन आज रीड करने जा रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि जो हमारी 11th क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक का अर्थ होता है बेटा प्रकृति से संबंधित, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें पृथ्वी पर मिला है। जियोग्राफी जैसे आप जानते हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी, तो हमने पढ़ा था यानी प्रकृति और सतल का संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा मानव और प्रकृति का संबंध। इसलिए आपका जो लेसन का नाम है वो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले बेटा इस अध्याय में यानी हमने ये जानना है कि जो प्रकृति है, इतिहास में मानव का और प्रकृति का आपस में क्या संबंध था और अब वर्तमान में क्या संबंध है प्रकृति और मानव का। इस लेसन में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि मनुष्य ने प्राचीन समय में कैसा संबंध था और टेक्नोलॉजी के द्वारा अब उसमें कितना यानी वर्तमान में कितना चेंज हो गया है। तो हमने ये इस लेसन में जानना है। अगर आपसे बेटा पूछा जाता है कि मानव भूगोल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो मानव भूगोल की डेफिनेशन है बेटा मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच का अध्ययन कराता है। दूसरी भी बेटा हम जैसे जो भूगोल शास्त्री हैं भूगोलवेता हैं उनके द्वारा दूसरी डेफिनेशन भी है कि मानव भूगोल अशिथिर पृथ्वी, जैसे पृथ्वी तो आपको पता है अशिथिर है और मानव जो है क्रियाशील है क्योंकि वो क्रिया करता रहता है। तो जो मानव भूगोल है अशिथिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। तो हम ये जानकारी भी बेटा इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बेटा टॉपिक आपका आता है इसके बाद बेटा आपका टॉपिक है कि मानव भूगोल जो है इसका क्षेत्र क्या है। यानी डेफिनेशन तो हमने ये सब यहाँ से हम कर सकते हैं बेटा। जो डेफिनेशन है आप याद रखें, डेफिनेशन आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं। तो यानी जो डेफिनेशन मानव भूगोल की है बेटा आप यहाँ से याद करें इनको। ओके, इसके बाद बेटा हमने जो टॉपिक है ये है हमारा कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन से हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र बेटा जैसे हमने नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये बेटा मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। तो हमने इनके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद बेटा आपका आता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो जैसे आप जानते हैं कि क्षेत्र बड़े होते हैं और उसके बाद जो उपक्षेत्र होते हैं वे उनसे छोटे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि आप ये देखते हैं कि आपका जो नाम है वो हर जगह जो आप अगर बाहर देते हो तो आपका वही नाम चलता है, लेकिन अगर आपसे आपका उपनाम पूछा जाए तो आप उसी नाम को बताएंगे जो नाम आपको घर में यानी जिस नाम से आपको घर में बुलाया जाता है। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र यानी छोटे आकार वाले क्षेत्र, इसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे संसाधन भूगोल होता है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, व्यापार है, पर्यटन भूगोल है। तो पर्यटन में जैसे आप जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे घूमने के लिए लोग आते हैं। व्यापार जैसे आयात निर्यात करना यानी सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, उद्योग लगाना, यानी ये सब क्या हैं, ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। इसके बाद बेटा आपका जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आता है वो आता है भौगोलिक विचारधारा। यानी भौगोलिक विचारधारा का क्या अर्थ होता है बेटा कि लोगों की यानी भूगोलवेताओं की जो विचारधारा थी वो सभी की अलग अलग थी। भूगोलिक विचारधारा को बेटा 3 भागों में बांटा गया है, नीतिवाद,
नंबर 2 संभववाद और नंबर 3 नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो भूगोलिक विचारधारा को बेटा 3 भागों में आपका बांटा गया है। इसके बाद फर्स्ट यानी पहले मैं आपको भूगोलिक विचारधारा की डेफिनेशन बता देती हूँ कि भूगोल में बहुत सारे जैसे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार रखे। तो इन्हीं विचारों को यानी बेटा आपको पता है कि हर मानव की अलग अलग विचारधारा होती है, तो इन विभिन्न भिन्न प्रकार की विचारधारा को ही भूगोलिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा आपका आता है भौगोलिक विचारधारा, जैसे मैंने बताया 3 प्रकार की होती है, नीतिवाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। तो सबसे पहले एक एक करके हम सभी का वर्णन करते हैं। जैसे सबसे पहले है नीतिवाद। तो नीतिवाद को बेटा निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें हमने बताया था मैंने कि हम इस लेसन में पुराने इतिहास के बारे में और वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे। तो नीतिवाद में क्या शामिल होता है कि बेटा आरंभ में जो मानव था ना, आदिम अवस्था में रहता था और प्रकृति के अनुसार ही यानी वो स्वयं को ढाल लेता था। यानी जैसे बारिश होती तो बारिश में ही अपने शरीर को एडजस्टमेंट कर लेता था, ठंड पड़ती तो उसी के अनुसार रह लेता था, धूप पड़ता तो धूप में ही रह लेता था। यानी क्या था नीतिवाद में बेटा कि मनुष्य जो उस टाइम का जो मानव था अपने आप को यानी प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। और इस समय बेटा जो प्रौद्योगिकी था यानी जो वैज्ञानिक तरीका था वो बिल्कुल था ही नहीं, ना के बराबर था। इसलिए प्रौद्योगिकी नहीं थी तो विकास भी बहुत कम होता था। और प्रकृति बेटा जैसा उनके साथ करती थी उसी के अनुसार उन्होंने रहना सीख लिया था, प्रकृति की ही पूजा करता था और प्रकृति के प्रचंड यानी भयानक रूप से भी डरता था। तो इस तरह की जो बातें थी यानी मानव और प्रकृति के बारे में, उस विचारधारा को नीतिवाद विचारधारा कहा जाता है। और जो इसके समर्थक थे यानी जिन्होंने बेटा ये अपनी अपनी विचारधारा रखी है, उसमें रिटजेल थे, रीटर थे और हमबोल्ट, ये इनके समर्थक थे बेटा। ये आपने याद रखना है। इसके बाद बेटा आपकी दूसरी मैंने बताई है संभववाद। जो संभववाद विचारधारा है बेटा इसमें चेंज होता चला गया। और जो सबसे पहले इसके जो समर्थक थे विडाल डी ला ब्लास, इसके समर्थक थे बेटा। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें चेंज होना शुरू हो गया था कि अब मानव ने समय के साथ साथ बेटा विकास करना शुरू कर दिया था। अब वो प्रकृति से नहीं डरता था। जैसे प्रकृति ने मान लीजिए ज़्यादा प्रकृति के कारण ज़्यादा धूप हो गई या ठंड हो गई, तो मानव ने बेटा समय के साथ साथ उस ठंड से बचने के उपाय ढूंढ लिए थे। तो यानी विकास कर लिया था। अब मानव प्रकृति के प्रचंड यानी रूप से नहीं डरता था। और अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार भी नहीं ढालता था, क्योंकि अब उनके पास प्रौद्योगिकी का विकास हो चुका था, वो स्वतंत्र होकर रहने लगा था। तो इस प्रकार के विचारधारा को बेटा संभववाद विचारधारा कहा जाता है। और नंबर 3 मैंने बताया था बेटा नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो नवनिश्चयवाद विचारधारा के जो समर्थक थे वो ग्रिफिथ टेलर थे बेटा। नवनिश्चयवाद विचारधारा को मध्य मार्ग, रुको और जाओ निश्चयवादक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था बेटा, एक तो नवनिश्चयवाद जो आपकी फर्स्ट और सेकंड थी, इनके बीच की विचारधारा को कहा जाता है। यानी जो आपकी फर्स्ट क्या बताई थी मैंने, नीतिवाद और दूसरी संभववाद, तो दोनों के बीच की विचारधारा का रास्ता ये विचारधारा बताती है, जिसे हम नवनिश्चयवाद कहते हैं या मध्य मार्ग इसीलिए कहते हैं। अब क्या था बेटा इसमें, यानी मनुष्य जो था, मानव जो था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था और वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसमें सिर्फ आपने बेटा इतना ही लिखना है। ये थी आपकी बेटा भौगोलिक विचारधारा, जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा प्रौद्योगिकी का विकास,
कि मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद, यानी जब मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझ लिया कि भाई इस समय में बारिश होती है, इसमें ठंड पड़ती है, अब इसमें ये होता है वो होता है, तो मानव ने बेटा टेक्नोलॉजी का विकास करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मनुष्य ने समझा कि पत्थर को पत्थर से रगड़ने से, यानी घर्षण एवं ऊष्मा की से आग उत्पन्न हो रही है, तो उन्होंने आग की खोज की और उसी की मदद से बेटा आज हम आग का प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे भी तकनीकी के अनुसार ही, टेक्नोलॉजी के अनुसार ही डीएनए को समझने के बाद ही डॉक्टरों को बीमारियां समझ में आ गई, बीमारियों पर जीत पानी शुरू हुई, यानी बीमारियों से हमने लड़ना सीखा। उसी प्रकार बेटा उदाहरण के लिए वायु की गति के नियम को समझने के बाद ही जो परिवहन के साधन हैं, यानी जो वाहन हैं, उनकी गति को बनाया गया। तो इसको कहते हैं बेटा प्रौद्योगिकी का विकास। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रकृति का मानवीकरण, कि जैसा समय के साथ साथ मानव ने पर्यावरण को और प्रकृति को जैसे समझने लगा था और प्रकृति पर विजय पाने लगा था, तो मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। प्रकृति का मानकीकरण का अर्थ है कि जब मानव समय के साथ साथ पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा और प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहा, तो इस कारण मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया और फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का भी विकास किया। और प्रौद्योगिकी के विकास के बाद ही जैसे हॉस्पिटल, आपके नगर, खेत, फलोधान, मैदान, चरागाह, पतन, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास किया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि प्रकृति को पूरी तरह से मानव ने अपनी तरह ही ढाल लिया। कहने का अर्थ बेटा इस लेसन में ये है कि पहले मानव कैसे था और वर्तमान में कैसे है, तो हम जान सके हैं इस लेसन में कि टेक्नोलॉजी के आधार पर बेटा मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, यानी प्रकृति पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली। तो लेसन आपका बेटा कंप्लीट होता है। आज आपने अच्छे ढंग से सुननी है वीडियो को और इसके क्वेश्चन आंसर बेटा आपने लर्न करने हैं। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा ये हमें एक मॉर्निंग बच्चों, बेटा ये इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, या तो एंट्री या एलिमेंट। जब भी आप ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखोगे तो वो उसके एलिमेंट बन जाएंगे मैट्रिक्स के, या एंट्री बन जाएगी। एलिमेंट को हम, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे। आई जे हमेशा नेगेटिव लिखा जाएगा। ये हमें बताता है कि जो ए एलिमेंट है, ये आई का मतलब कौन सी रो का और कौन से कॉलम का है। जैसे कि ये मैंने ले लिया 1 4 5 3 7 9 11 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास। तो मैंने पूछ लिया कि भाई ये जो एलिमेंट है ये क्या है, कौन सी रो का है। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, दूसरी रो का है। मॉर्निंग बच्चों, बेटा ये सिक्स, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। तो आपकी पोजीशन क्या हुई कि दूसरी रो का हो गया दूसरे कॉलम का
इसी से फिर हमने अंग्रेज दे दिया थे बिल दे दी काला चाटी लाग रही थी नहीं हल है इसके लाज कुछ भी ले लो एक घंटे आधा घंटा भी डिजिटल लेंगे कितनी देर की भूख कल मगर नहीं और मेरे जैसा दिया था रेशम में मेरा कुछ दिखा ना कल चालू ही होगी देखी दसी में होगी वो एक बार लगी दिया इसकी ना हो जाएगी